तो भारत जो है उसके अंदर एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसे यूपीआई सिस्टम बोला जाता है। बेसिकली ये जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं इनको एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वो आप समझें कि ले आता है और मर्ज कर देता है। और ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ बड़ी डेवलपमेंट है। याद होगा कि फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन आए तो उन्होंने चाय पी यूपीआई के जरिए पेमेंट उन्होंने कर दी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मेरी जाती नज़र के अंदर इंडिया अपनी डिजिटल में कनेक्टिविटी इलेक्शन की एक्टिविटी वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर अपने लीडर को चूज़ करने की एक्टिविटी होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसमें बहुत सा वायलेंस भी आ जाता है और स्टेबिलिटी आने की बजाय इंस्टेबिलिटी आ जाती है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद अगर आप देखें तो आज पाकिस्तान जब 8 फरवरी को क्रॉस करके आगे बढ़ा है तो इंस्टेबिलिटी में मज़ीद इजाफा हो चुका है। उसकी वजह यह कि क्लियर मैंडेट किसी को नहीं मिला। जिनको मिला है वो ये कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट फॉर्म करने का इख्तियार है, लेकिन मेजॉरिटी पार्टी हम हैं, ये साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, और वो एक एज अ पार्टी स्टैंड करेंगे नहीं करेंगे अब तक ये क्लियर नहीं है। इस सारी एक्टिविटी में तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स घर से निकल के अपने हक़ राय-दही का इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल जो टर्न आउट है 2013 के इलेक्शन में 55% रहा तकरीबन, 18 के इलेक्शन में तकरीबन 52% रहा, इस बार 48% रहा। ये ट्रेंड ये साबित कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हर इलेक्शन में वोटर्स की तादाद कम होती जा रही है। हालांकि रजिस्टर्ड वोटर्स बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए या सिस्टम से बिल्कुल मायूसी कह लीजिए जो कि वोटर बता रहा है आपको, लेकिन आप सुन नहीं रहे। राजी हैं हम तो किसी का बुरा चाहते ही नहीं है ना, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी हो। पाकिस्तान तो हमारे को उंगली करता है। पाकिस्तान की आर्मी अपनी जो दहशतगर्दी भेज के हमारे देश के अंदर हंगामा करता है तो हम उसको रिप्लाई करते हैं। हमने तो कभी आज तक पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। एक भी अगर 4 जंगें लड़ी है, चारों जंगों में से चारों में पहल पाकिस्तान ने की। हम तो किसी के छेड़ते नहीं ना, हम तो किसी को जाके। तो हमारी तो पाकिस्तानियों से भी कोई दुश्मनी नहीं है। हमने तो 1947 में हमें तस्लीम कर लिया था कि भाई पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क है। और ज्ञानवापी मॉस्क, इसको ज्ञानवापी मॉस्क ही हम सुनते रहे हैं या इसी तरीके से इसको जो है हम पढ़ते रहे हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि जो ज्ञानवापी है ये भी अब इस तरह की इसके हवाले से इसका भी मामला कोर्ट में और कहा यह जा रहा है कि ये भी एक मंदिर था। तो क्या प्रश्न है? ज्ञानवापी का मतलब होता है, वापी मीन्स कुआं। अच्छा, तो ज्ञानवापी मीन्स वेल ऑफ नॉलेज। तो ऑब्वियसली ज्ञानवापी जो है वो ना तो अरबिक है ना पर्शियन है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकती है कि ज्ञानवापी का जो मंदिर था उसको तोड़कर वो बनाई गई। और इसलिए भी दिखता है क्योंकि अगर आप पिक्चर्स देखेंगे उसके ना, तो उसकी जो पीछे का जो हिस्सा है वो साफ दिखता है कि ये जो है ये मस्जिद का नहीं है, इसके ऊपर से बनाई गई है मस्जिद। वो शायद समझते हैं कि जो इंडिया का राइट विंग है और पाकिस्तान का राइट विंग जो है वो सेम है, तो इसलिए वो इंडियन लेफ्ट पे बड़ा रिलाई करते हैं। बट इसमें इतना बड़ा तजाद है शकील साहब, क्योंकि आप वहां पे लेफ्ट में हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ है। आप चाहते हैं कि जो शिद्दत पसंदी है या फिर जो मजहब को लेके लोग उसको स्टेट क्राफ्ट के साथ मिक्स करते हैं, तो लेफ्ट को तो पसंद नहीं आता होगा। अगर आप इंडियन लेफ्ट की बात करें तो दीज पीपल लिटरली सपोर्ट शरिया। अभी भारत में प्रपोज हुआ है यूसीसी, विच इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड, विच इज अ यूनिवर्सल लॉ, इट्स अ सेक्युलर लॉ which affords equal rights and responsibilities to all the citizens। ठीक है, तो आप एक लेफ्ट की जर्नलिस्ट हैं, वो बड़े कॉलम्स वगैरह लिखती हैं, अमृत ढिल्लों उनका नाम है, पहले वो बीबीसी में काम करती थी। उन्होंने हाल ही में आर्टिकल लिखा कि दिस इज अ क्रैकडाउन ऑन मुस्लिम्स। So how is secularism a crackdown on Indian Muslims? And she also wrote that India is trying to overturn Sharia law। भाई अगर तो होता है कि आप शरिया लॉ को ओवरटर्न कर रहे हैं और हिंदू लॉ लगा रहे हैं तो आप कहें कि ये किस किस्म का सेक्युलरिज्म है। सबसे पहली बात, भारत में शरिया है नहीं। हमारे यहाँ पे पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, which has already outlived its utility। और ऐसे जो आपने बात की कि ज्ञान लफ्ज भी
ये हिंदी का लफ्ज है, संस्कृत का लफ्ज है ना ये? संस्कृत का है, संस्कृत जी से मतलब ये ऑल सारी इंडियन लैंग्वेजेस में है कि हमारे यहाँ तो जी देखिए 23 लैंग्वेजेस जो हैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिसमें से 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं हम्म, और इंग्लिश। तो हम्म, 22 इंडियन लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश। तो इंग्लिश को तो जाने दीजिए, जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें ये दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, और ज्ञान जो है वो सभी में मिलेगा आपको। तो इट इज टर्म विच इज कॉमन टू ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। ज्ञान मीन्स नॉलेज और वापी मीन्स वेल। जमहूरियत का पहला असूल ये है कि अवाम जिसको चूज करें उसको हुकूमत मिलती है, उसका मैंडेट होता है, उसका हक होता है कि वो अपनी हुकूमत कायम करे और फिर डिलीवर करे। और डिलीवर नहीं करता तो अवाम में एक्टिविस्ट जो हैं अवाम को दिखाते हैं कि ये देखें ये आपकी हुकूमत के काले मोले हैं, इनके कारनामे ये हैं, तो अगली दफा आपने इनको वोट नहीं देना, या उनके ऊपर तनकीद करते हैं। इस तरह जमहूरियतें इवॉल्व करती हैं। अथॉरिटेरियन हुकूमतों के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं होती और अपनी अपोजिशन को हटा दिया जाता है और सिर्फ जो डिक्टेटर होता है वो ऊपर आके बैठ जाता है और अपने आप को 90-95% वोट डलवा देता है। उसकी वजह यह है कि ताकत जो है वो अपने नशे में होती है और इस बार भी उसी नशे में है। उसकी वजह यह है कि अब पार्टी पोजीशन की अगर हम बात करें, खैर उससे पहले दहशत गर्दी के वाक़यात भी सामने आए। डेरा इस्माइल खान में ब्लास्ट हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, इसके अलावा शांगला के अंदर फायरिंग हुई, कई लोग मारे गए उससे। तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन काफ़ी लोगों की जानें खा जाता है और देता कुछ भी नहीं है इन रिटर्न। इस बार भी स्टैट्स ये बताते हैं तकरीबन 32 लोगों की जान गई है इस इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए, जिससे मिला हमें कुछ भी नहीं है। और मिला क्यों नहीं है कि एक स्प्लिट मैंडेट, एक फ्रैगमेंटेड मैंडेट और एक हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन सामने आ चुकी है, जिसमें वही 10-12 मसाले होंगे मुख्तलिफ पार्टीज़ के और किसी के हाथ में कोई मैंडेट डिसाइसिव फैसले करने का, लेजिस्लेशन करने का नहीं होगा। कहा जाता है कौमी हुकूमत बनाएंगे, कहा जाता है कि एक ग्रैंड अलायंस बनने से मामला हल हो जाएगा, मुल्क के जो मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके हमेशा अपोजिट रहा है। क्योंकि जब क्लियर मेजॉरिटी किसी पार्टी को नहीं मिलती तो वो 5 साल अपने इत्तेहादियों को मनाने में गुजार देती है, सारी एनर्जी वहाँ पर लगाती है कि कोई भाग ना जाए। उसकी वजह यह है कि ग्राउंडिंग हुकूमत की सिर्फ 7 से 8 नंबर की पार्टीज़ के ऊपर खड़ी होती है। पीटीआई की गवर्नमेंट की अगर आप बात करें 18 के अंदर जो उन्होंने बनाई थी, एमक्यूएम के 8 मेंबर्स निकले और पूरी हुकूमत गिर गई। इस बार तो स्टेक्स ही इतने ज़्यादा हैं, इस बार तो इतनी पार्टीज़ को मिल के गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी क्योंकि वो नंबर भी नहीं आए जो लास्ट टाइम आए थे। एक्टिविटी जो है उसको श्रीलंका और मॉरिशस तक लेके जा रहा है, और इंडिया का यूपीआई सिस्टम जो है वो श्रीलंका के अंदर 12 फरवरी को लॉन्च हो रहा है और इसी तरह मॉरिशस में भी लॉन्च हो रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि फ्रांस के साथ भी ये होने जा रहा है। फ्रांस को हम बाद में भी रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज न्यू इंपीरियलिज्म। जिन लोगों को न्यू इंपीरियलिज्म का नहीं पता, एक तो होती ना इंपीरियलिज्म, आप बोलते हैं कि जी आप फूड्स जिसे कहते हैं ना, बूट्स ऑन द ग्राउंड, आप जाके किसी के ऊपर सोल्जर्स के जरिए, फौज के जरिए कब्जा कर ले, जैसे ब्रिटिश राज से कम कहते हैं जी, इंपीरियलिस्ट पावर थी। ठीक है जनाब।